हाल ही में आई एक साउथ कोरियन फिल्म ने मुझे बहुत इमोशनल कर दिया है। इसे डार्क स्टाइल वाले डायरेक्टर पार्क चान योंग की सबसे उल्टी सीधी फिल्म माना जाता है। इसके बहुत ज़्यादा कंटेंट और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की वजह से 2009 में इसकी पहली रिलीज के बाद इसे कई देशों में बैन कर दिया गया था। हालांकि इससे सिनेमा की दुनिया में उनकी बेमिसाल जगह कम नहीं हुई है। इसे अपने अजीब दोस्तों के साथ देखें। एक साउथ कोरियन मठ में सैंग ह्यून नाम का एक जवान पुजारी रहता है। कम उम्र में अनाथ होने के बाद उसे एक अंधे पुजारी ने गोद ले लिया था। उसने मठ में 10 साल से ज्यादा काम किया है। इस दौरान वो जितने ज्यादा मरीज देखता है उसका शक उतना ही गहरा होता जाता है। वो अक्सर खुद से पूछता है, अगर भगवान सच में हैं तो इतने सारे लोग क्यों दुखी हैं? और लोगों को बीमारी से मरने से बचाने के लिए सैंग ह्यून एक बड़ा फैसला लेता है। वो एक सीक्रेट मेडिकल एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेने के लिए अकेले इंडिया में एक वायरस रिसर्च इंस्टीट्यूट जाने का प्लान बनाता है। अगर वो कामयाब होता है तो वो कई जानें बचा सकता है। अगर वो नाकाम रहता है तो वो किसी दूसरी दुनिया में मर जाएगा। यही शहादत है। वहां पहुंचने के बाद स्टाफ ने पहले उसे बशीरा वायरस का इंजेक्शन लगाया, फिर वैक्सीन लगाई। इसके बाद जियांग जियान के लिए मौत से भी बदतर हालत हो गई। शुरू में वैक्सीनेशन के बाद वो ठीक लग रहा था, लेकिन 1 महीने बाद उसके शरीर पर घने दाने हो गए और उसके नाखून गिरने लगे। उसने बांसुरी बजाकर अपना ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसके मुंह से अचानक खून की एक बड़ी कली बह निकली जो बांसुरी से नीचे बह रही थी। गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने जल्दी से उसका ब्लड सप्लाई फिर से भर दिया। उनकी कोशिशों के बावजूद वे जियांग जियान की जान नहीं बचा सके, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने उसे मरा हुआ बताया, जियांग जियान के शरीर ने अचानक रिएक्ट किया। वो चमत्कारिक रूप से बच गया। इस खबर ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि जियांग जियान न केवल 500 वॉलंटियर्स में अकेला जिंदा बचा था, बल्कि फिर से जिंदा होने के इस दुर्लभ चमत्कार की वजह से सभी मानने वालों की नजरों में चुना हुआ भी बन गया था। हालांकि बचने के बाद जियांग जियान के शरीर में हल्के बदलाव हुए। उसने महसूस किया कि उसकी चोटें तेजी से ठीक हो रही हैं। वो आवाजों और गंधों के प्रति असामान्य रूप से संवेदनशील हो गया, जिससे उसे चक्कर और मतली महसूस होने लगी, जैसे कि उसने कच्चा मांस खा लिया हो। फिर एक दिन एक महिला जियांग जियान के पास आई और उससे एक गंभीर रूप से बीमार, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने को कहा। जब वो पहुंची तो उसने पाया कि वो उसका हाई स्कूल का सहपाठी लाओली था। लाओली की मां बहुत खुश हुई। उसे विश्वास था कि जियांग जियान की प्रार्थनाओं से उसका मानसिक रूप से विक्षिप्त बेटा आखिरकार बच सकता है। उस शाम वो जियांग जियान को रात के खाने के लिए घर ले आई, लेकिन जैसे ही जियांग जियान लाओली की पत्नी के पास पहुंचा, उसे अचानक एक मछली की गंध आई। जब उसकी मां अभी भी सोच रही थी, एंगसी को अचानक अपने पेट में गर्माहट महसूस हुई। वो दौड़कर शौचालय गई और उसे एहसास हुआ कि उसका मासिक धर्म शुरू हो गया है। जब वो बाहर आई तो कई मेहमान आ चुके थे। जब वो गिरती भी थी तो वो चुपचाप सह सकती थी। एंगसी मां और बेटे के बेरुखी और मजाक का विरोध करने को तैयार नहीं थी। वो बस नहीं कर सकती थी। अगर उन्होंने उसे गोद नहीं लिया होता तो वो शायद 10 साल पहले सड़कों पर भूख से मर गई होती। जैसे जैसे रात गहराती गई, जियांग जियान अचानक एक अजीब सी आवाज से जाग गई। इससे वो बेचैन हो गई, इसलिए उसने अपनी बांसुरी पकड़ी और उसे अपनी जांघ पर पटक दिया। जितना ज्यादा वो खुद को मारती, आवाज उतनी ही तेज होती। वो अपना चेहरा धोने और खुद को शांत करने के लिए बाथरूम गई, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज हो गई, सैकड़ों गुना बढ़ गई। वो साफ साफ सफाई करने वाली औरत के दालान में झाड़ू लगाने की आवाजें, नीचे हंसी, सब्जियां काटने की आवाजें, बिल्लियों की म्याऊं म्याऊं और यहाँ तक कि अपने रोम छिद्रों में कीड़े भागने की आवाजें भी सुन सकती थी। ये आवाजें उसके कानों में लगातार गूंज रही थी। आखिर में इसे और बर्दाश्त न कर पाने पर वो बेहोश हो गई। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, जियांग जियान को आखिरकार कुछ राहत महसूस हुई। लेकिन जब सूरज की रोशनी उसके शरीर पर पड़ी तो अचानक उसमें से सफेद धुआं उठा, जिससे वो तुरंत जाग गई। इस अजीब स्थिति का सामना करते हुए जियांग जियान के पास रात होने तक अलमारी में छिपने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर उसने बाहर निकलने की हिम्मत की। हालांकि तब तक उसके शरीर पर फुंसियां हो गई थीं, जो शरीर का रिएक्शन लग रहा था। लेकिन क्योंकि उसे अभी भी प्रार्थना करनी थी, वो सिर्फ सफेद पट्टियों में खुद को लपेटकर और अपने काम पूरे करने के लिए हॉस्पिटल जा सकती थी। वो जिस व्यक्ति से प्रार्थना कर रही थी वो एक महिला थी जिसका कार एक्सीडेंट हो गया था। वो खून से लथपथ थी और मरने वाली थी। लेकिन महिला की गर्दन से बहते खून को देखकर जियांग जियान को एक अजीब सी इच्छा हुई। उसने खुद को छिपाने और रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन जितना उसने ऐसा किया, उसकी अंदर की इच्छा उतनी ही मजबूत हो गई। इसलिए उसने प्रार्थना करते समय जानबूझकर खुद को उस महिला के खून में डुबो दिया और फिर जब नर्सें नहीं देख रही थीं, उसने ताज़ा खून चखा। लेकिन जब से जियांग जियान ने ताज़ा खून चखा, उसकी इच्छाएं बढ़ गईं और बहुत ज्यादा जाग गईं। तो वो रात में एक मरीज के कमरे में गई, आईवी ड्रिप हटाई और पेट भर खाना खाया।
पेट भर खाना खाने के बाद जियांग जियान के शरीर में एक अजीब बदलाव हुआ। उसके शरीर पर फुंसियां तेजी से कम होने लगी और उसकी स्किन पहले से ज्यादा चिकनी हो गई। शीशे में खुद को देखकर जियांग जियान सोच में पड़ गई कि कहीं ये बचीला वायरस तो नहीं है। वैक्सीन से होने वाले जीन म्यूटेशन के बारे में अपनी सोच को पक्का करने के लिए उसने एक खिड़की खोली और एक ऊंची बिल्डिंग से कूद गई। वो न केवल बच गई बल्कि उसके घाव भी कुछ ही सेकंड्स में तेजी से भर गए। इससे जियांग जियान को एहसास हुआ कि उस पल से वो अब भगवान में विश्वास करने वाली इंसान नहीं रही, बल्कि भगवान का विरोध करने वाली वैम्पायर बन गई थी। हालांकि पहली बार वैम्पायर बनने के कारण उसके विचार उलझे हुए थे और वो रात भर बिना किसी मकसद के घूमती रही। जब वो एक चौराहे पर पहुंची तो उसने एनसी की एक पतली टेबल देखी। अक्सर अपने परिवार से तंग आकर एनसी अपना दिमाग शांत करने के लिए रात में अकेले भाग जाती थी। जियांग जियान के दिखने से उसकी जिंदगी में बदलाव आया। उसकी तकलीफ पर तरस खाकर जियांग जियान एनसी के पीछे गई, अपना जूता उतारा और धीरे से एनसी के पैर अंदर रख दिए। इस छोटे से काम से एनसी को अच्छा लगा। शायद एनसी पर तरस खाकर एक वैम्पायर होने के नाते जियांग जियान ने असल में उसके सामने खून की प्यास को रोका और अपना ध्यान दूसरे इंसान पर लगाया, उस प्रीस्ट पर जो उसकी देखभाल करता था। प्रीस्ट जियांग जियान के बदलाव से हैरान था, क्योंकि उसका शरीर इतनी जल्दी ठीक हो सकता था, इसलिए आखिरकार उसके अंधेपन को बचाया जा सकता था। लेकिन जियांग जियान उलझन में थी। एक प्रीस्ट होने के नाते जो जान बचाने के लिए समर्पित थी, वो बुरे काम नहीं कर सकती थी। इंसानों के खून पर जीना तो दूर की बात थी। वैम्पायर बनना साफ तौर पर उसका इरादा नहीं था, लेकिन अगर उसने लंबे समय तक खून नहीं पिया तो जियांग जियान को बहुत तकलीफ होगी, यहाँ तक कि वो मौत की कामना करने लगेगी। उसे चिंता थी कि वो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल खो देगी और ना तो इंसान बनेगी और ना ही मॉन्स्टर। जियांग जियान के संघर्ष के उलट प्रीस्ट बिल्कुल उल्टा था। उसकी नजर वापस लाने के लिए वो अपनी कलाई काटने और अपने खून से जियांग जियान की जिंदगी को सींचने में भी हिचकिचाएगा नहीं। उस रात जियांग जियान से मिलने के बाद एंग्सी के दिल में भी एक हल्का सा बदलाव आया था। अपनापन महसूस करने के बाद वो अब अपने बेवकूफ पति का मजाक नहीं सहना चाहती थी, न ही वो अपनी जिंदगी एक नफरत भरे कुत्ते की तरह बिताना चाहती थी। इसलिए वो चुपके से जियांग जियान से मिली, ये बात अपनी माँ से छिपाकर। जियांग जियान को एंग्सी के आने का अंदाजा था। उसने हॉस्पिटल का एक अकेला कमरा चुना जहां उसे कोई नहीं जानता था। फिर वो एंग्सी के सामने भगवान की तरह घुटनों के बल बैठ गया, उसे सुकून दिया। लेकिन जब बात गहरी हो गई तो वो वासना से ग्रस्त एक शैतान में बदल गई और उन्होंने कुछ ऐसा किया जो कोई नहीं देखना चाहता था। 3 मिनट बाद जियांग जियान ने एंग्सी को एक पानी की बोतल दी। एंग्सी ने भी एक खोई हुई मुस्कान दिखाई। जियांग जियान के साथ बिताया थोड़ा समय उसे जिंदगी का मतलब फिर से खोजने में मदद कर दिया था। उसे उम्मीद थी कि वो दिन में जियांग जियान को फिर से देख पाएगी, लेकिन जियांग जियान अब पहले जैसी नहीं रही। वो एक वैम्पायर थी। दिन का समय उसके लिए नर्क जैसा था। इसलिए बहुत हिचकिचाहट के बाद जियांग जियान ने एक खास तरीके से एंग्सी के सामने अपनी खासियत साबित कर दी। श्याओ मे को पता चला कि कियांग एक वैम्पायर है। हर रात कियांग श्याओ मे के पास चमगादड़ की तरह आता था और उससे डेट पर चलने को कहता था। शुरू में श्याओ मे उससे डरती थी, लेकिन बाद में वो कियांग की काबिलियत के बारे में और जानना चाहती थी, इसलिए उसने सीधे मुझसे डेट पर चलने को पूछ लिया। श्याओ मे ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और कियांग से पूछा कि क्या वो इसे तोड़ सकता है। फिर दोनों ऊपर फर्श पर कूदने लगे। ये बहुत ही रोमांचक था। श्याओ मे को घर ले जाते समय कियांग ने श्याओ मे के पैरों पर कई घाव देखे और पूछा कि क्या ये उसके भाई ने किया था। श्याओ मे एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर मान गई। कियांग तुरंत गुस्से में आ गया। पहली बार जबकि वो प्रीस्ट था, उसे मारने का मन हुआ। बहुत सोचने के बाद उसने अपने प्रीस्ट के पद से इस्तीफा देने का फैसला किया, क्योंकि अब वो प्रीस्ट का दुश्मन बन गया था। वो अपने गोद लेने वाले पिता के पास गया और उन्हें अपने विचार बताए, लेकिन उसके गोद लेने वाले पिता इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि एक वैम्पायर प्रीस्ट होने पर कियांग के हालात आम लोगों से साफ तौर पर बेहतर थे। उन्होंने कियांग को अपना खून पीने के लिए भी उकसाया, ताकि वो अमर हो जाए और अपनी आंखों की रोशनी वापस पा सके। इस पल कियांग का विश्वास डगमगाने लगा। उसका गोद लेने वाला पिता, जिसने वैम्पायर बनने के बारे में भी सोचा था, अब उसके लिए दुश्मन बन गया था। अपने गोद लेने वाले पिता से निपटने के बाद कियांग और भी बेईमान हो गया और श्याओ मे से डेट करने लगा। श्याओ मे के पैरों पर नए घाव देखकर कियांग को एहसास हुआ कि ये अब और नहीं चल सकता। मछली पकड़ने के बहाने वे मानसिक रूप से विक्षिप्त अपने भाई को गांव ले गए। कियांग उसे एक झील में खींच ले गया। उन्होंने उसके शरीर से एक बड़ा पत्थर बांध दिया और जानबूझकर नाव को पलट दिया, ताकि किसी दुर्घटना का भ्रम पैदा हो सके। जब पुलिस पहुंची तो उन्हें बॉडी भी नहीं मिली। कियांग और श्याओ मे पर से शक साफ हो गया। हालांकि अपने मानसिक रूप से चैलेंज्ड बेटे के डूबने की वजह से बूढ़ी औरत को मेंटल ब्रेकडाउन हो गया और आखिरकार गिरने के बाद उसे स्ट्रोक आ गया। दोनों औरतें अपने अंदर की तकलीफ से बच नहीं पाईं। जब भी वो साथ होती, उन्हें हमेशा उस मेंटली चैलेंज्ड आदमी का एहसास होता।
श्याओमे के जन्मदिन पर कियांग ने ध्यान से तैयार किया हुआ केक लाया, जिससे श्याओमे बहुत खुश हुई।